ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ गूल नाम के क्रीचर्स इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये दिखते ही बिल्कुल इंसानों की तरह हैं, लेकिन इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और इन गूल्स को जिंदा रहने के लिए इंसान का मांस खाना पड़ता है। तो ये कहानी कानिकी नाम के एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट की है, जो कि एक लड़की के साथ मिलने के बाद आधा इंसान और आधा गूल बन जाता है और उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम सिटी का व्यू देखते हैं और तभी हेलीकॉप्टर से अनाउंस होता है कि घुसपैठ एक्वा बिल्डिंग में देखे गए हैं और हो सकता है वो गूल हो। और तभी हमें गूल को देखते हैं जो कि इंसानों को खा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है, मुझे अब समझ आया कि वो तुम्हें ठूस ठूस कर खाने वाली क्यों कहते हैं। और तभी वो गूल कहती है, तुम्हें नहीं पता कि खाने के टाइम पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी वो आदमी कहता है, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ लूं, लेकिन क्या उससे पहले मैं तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा अपने पास रख सकता हूं। और तभी वो गूल कहता है, एक छोटा सा खिलौना इतने बड़े शरीर के लिए, मुझे लगता है तुम्हें घर घर खेलना पसंद होगा। और तभी वो गूल उसके हाथ में लगा नाखून जैसा हथियार लेकर ऊपर भाग जाता है। तभी वो कहता है, मेरा भी तुम्हारे साथ खेलने का कोई मूड नहीं है। जिसके बाद वो आदमी को नेज को फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सीरीज का मेन हीरो केन कानेगी अपने फ्रेंड हिडोशी के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा होता है। और तभी हिडोशी किसी बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम अपनी पहली डेट पर बुक स्टोर में जाओगे। और तभी कैन उससे कहता है, इसमें हंसने वाली बात क्या है, बुक स्टोर भी तो एक अच्छी जगह है। तो अच्छा ये बताओ, उसको बर्गर खिलाने ले जाऊं क्या। तभी हिडोशी उससे बोलता है, मुझे तो नहीं लगता इससे वो इम्प्रेस हो जाएगी। और तभी हिडोशी उस कैफे में काम करती एक लड़की को इशारा करते हुए कहता है, कानेगी ये वही है क्या। तभी कानेगी उससे कहता है, नहीं वो नहीं है, ये भी अच्छी लग रही है। और तभी वो लड़की उसका ऑर्डर लिखने के उनके पास आती है और हिडोशी उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उससे पूछता है कि मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, कि आप किसी को ढूंढ रही हैं जो आपका दोस्त बन सके। और वो लड़की ये बात सुनकर वहाँ से भाग जाती। और तभी कानेगी कहता है, ओ हिडोशी इधर तो मत करिए, सब इकलौती जगह है जहाँ पर मैं उस लड़की को ले जा सकता हूँ, छोड़ दो ये सब करना। और तभी कैफे के अंदर एक लड़की घुसती है और उसे देखकर कानेगी हिडोशी से कहता है, ये वही है। और वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर होती है, इसीलिए हिडोशी उससे कहता है, कानेगी तेरे बस की नहीं है इसको पटाना, ये नहीं पटने वाली तुझसे। खैर चलो, मुझे चलना चाहिए, मुझे काम है, मैं भी चलता हूँ और गुड लक। और इतना बोलकर हिडोशी वहाँ से चला जाता है। कानेगी थोड़ी हिम्मत करके उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की उसे देखकर स्माइल कर देती। और आगे तो फिर आप लोग सब समझदार हो। और शाम को कानेगी हिडोशी को कॉल करके बताता है, हिडोशी बात बन गई, इस संडे को हम बुक स्टोर में मिलने वाले हैं। पर हिडोशी उससे कहता है, मुझे नहीं लगता तेरे को बुक स्टोर में उसे लेके जाना चाहिए। चल कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। और दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और ये पुलिस ऑफिसर एक लाश को देखते हुए कहता है, ये गूल तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर है, देखो तो सही जरा इसे कैसे चबा चबा कर खाया है। और अगले दिन हमें कानिकी और रीजो को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं डेट पर और किसी बुक के राइटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी बात करते करते उसे खांसी आ जाती है और रीजो से पूछती है, कानिकी तुम ठीक हो ना। और तभी कानिकी कुछ देख लेता है और कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और कानिकी से पूछता है, रीजो तुम कुछ खाती क्यों नहीं, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो खाओ। और रीजो से बताती है कि एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं खा रही। और थोड़ी शाम होने के बाद वो लोग उस कैफे के बाहर आ जाते हैं और बाहर जाकर रीजो कानिकी से कहती है, कानिकी मैं उस जगह के बहुत करीब रहती हूँ जहाँ पर वो गूल देखे गए हैं, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे। और कानिकी कहता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। अब इसके बाद वो दोनों बात करते करते रीजो के घर की तरफ चलने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बारे में रास्ते में चलते चलते और भी चीजें जानना शुरू कर देते हैं। और तभी एक मोड़ आता है, रीजो से कहती है, कानिकी मेरा घर इस तरफ है, इस तरफ चलो। और रीजो कानिकी को लेकर उस सुनसान सी गली में आगे बढ़ने लगती है। और तभी पीछे से हम उस कैफे वाली लड़की को भी देखते हैं, जो कि उन दोनों को उस गली में जाते हुए देख लेती है, पर वो कोई रिएक्शन नहीं देती और चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। अब इसके बाद हम कानिकी और रीजो को देखते हैं, जो कि थोड़ी आगे चलकर रुक जाते हैं। और कानिकी उससे कहता है, रीजो तो हम पहुंच गए क्या, हम लोग फिर से कभी घूमने आ सकते हैं। और रीजो से कहती है, हाँ हाँ हमारी किताबों के लिए एक जैसे थॉट्स हैं और भी कितनी सारी सिमिलरिटीज हैं हमें। और तभी रीजो कानिकी को हक कर लेती है और से कहती है, कानिकी मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी। और ये सुनकर कानिकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी कानिकी को अपनी गर्दन के अराउंड कुछ फील होता है और तभी रीजो उसके गले पर काट लेती है। और इससे पहले कि कानिकी कुछ समझ पाता यहाँ पर क्या चल रहा है, तब तक रीजो ने उसकी गर्दन में एक बहुत बड़ी बाइट ले ली थी और उससे कहती है, बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारा खून। तुम्हें पता है कानिकी, किताबों के अलावा मुझे कुछ और भी पसंद है, इंसानों को खाना और उनका डरा हुआ चेहरा देखना। ये सुनकर कानिकी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचाकर।
और मन ही मन कहता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे भागना होगा। कानेगी वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन रीज़ा उसे पकड़ लेती और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी रीज़ा के ऊपर कंस्ट्रक्शन रॉड्स गिर जाती हैं और रीज़ा उसके अंदर दबकर मर जाती है। और कानेगी ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। और थोड़ी देर बाद हम कानेगी को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पर होता है। और कानेगी अपने मन में कहता है, मैं कहाँ हूँ? क्या ये कोई सपना है? ये कौन सी जगह है? क्या मेरी मौत हो चुकी है? और तभी पीछे से एक आवाज आती है, हमें जल्दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा। पर सर इसमें तो बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम उसकी चिंता मत करो, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और तभी थोड़ी देर के बाद कानेगी को होश आता है और हम देखते हैं कि कानेगी की एक आंख घूल की हो चुकी है और इन आइज को काकुगान कहा जाता है। और हमें पता चलता है कि कानेगी की उस एक्सीडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर रीज़ा के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया गया था उसकी जान बचाने के लिए। कानेगी हॉस्पिटल का खाना खाने की कोशिश करता है। कानेगी एक बाइट लेता है और कहता है, ये क्या है? और तभी कानेगी डॉक्टर वहाँ पर आता है और कानेगी को देखकर कहता है, कानेगी मैंने सुना है तुम कुछ खा नहीं पा रहे, क्या हुआ बेटा? कानेगी से बताता है कि सर मुझे किसी भी खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, जब भी मैं कुछ खाना चाहता हूँ कुछ बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। डॉक्टर कहता है, हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, तुम बहुत दिनों से बेड पर हो, शायद इसीलिए तुम्हारे टेस्ट बड्स खराब हो गए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद कानेगी को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है और कानेगी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कानेगी चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कुछ तो बात है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जैसे ही वो घर जाता है वो देखता है कि हिरोशी ने उसके लिए उसका फेवरेट हैमबर्गर और एक साथ में लेटर भेजा होता है। और वो अपने कमरे के अंदर आकर बैठता है और बैठकर कुछ सोच रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि टीवी में एक आदमी कहता है, मैं आपको बता दूं कि एक घूल बिना कुछ खाए 1-2 महीने तक जिंदा रह सकता है और एक घूल को इंसानी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सिर्फ इंसानों का मांस खाते हैं और उनकी जीभ का स्ट्रक्चर इंसानों की जीभ से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। और अगर कोई घूल इंसानी खाना खाने की कोशिश करेगा तो उसे उल्टी हो जाएगी या उसकी तबीयत खराब होने लगेगी। और ये सुनकर कानेगी की बहुत बुरी तरीके से फट जाती है और कानेगी किचन में जाकर एक बर्गर निकालता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन कानेगी उस बर्गर को खा नहीं पा रहा होता है और जबरदस्ती उस बर्गर को निकल जाता है, लेकिन उससे खाते ही उसे वॉमिट हो जाती है। वो किचन में जाता है और किचन में जितनी भी चीजें थी उन सभी को जबरदस्ती खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितनी भी चीजें खाता था उसे खाते ही उसे उल्टी आ जाती थी और कानेगी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और नीचे बैठ जाता है जमीन पर। और अब वो हिरोशी का दिया हुआ वो बर्गर खाने की कोशिश करता है, लेकिन कानेगी उसे भी खा नहीं पाता। और थोड़ी देर बाद कानेगी घर से बाहर निकलता है और अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए घूम रहा होता है। तभी चलते चलते कानेगी को किसी इंसान के मांस खाने की अर्ज उठती है और अपने आसपास घूमते इंसान को खाने का मन करता है। वो वहाँ एक छोटे बच्चे को नोटिस करता है और उसे देखकर उसे खाने ही वाला होता है, इसलिए कानेगी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वापस से जल्दी भागकर अपने घर में आ जाता है। और वो शीशे के अंदर अपने आप को देखता है और देखता है कि उसकी एक आंख घूल की बन चुकी है और अपनी आंखों को देखकर कहता है, ये क्या बन गया मैं, ये क्या हो रहा है? और तभी कानेगी को मिरर में रीज़ा का रिफ्लेक्शन दिखता है और कानेगी गुस्से में आकर उस मिरर को ही तोड़ देता है। कानेगी एक चाकू पकड़ लेता है और खुद को मारने की कोशिश करता है और कहता है, ठीक है, अगर मैं घूल बन गया हूँ तो इससे मुझे कुछ भी दर्द नहीं होगा। और ये बोलकर वो उस चाकू को अपने पेट के अंदर मारता है, लेकिन तभी वो चाकू टूट जाता है, लेकिन कानेगी को कुछ नहीं होता। और ये देखकर कानेगी को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि वो एक घूल में बदल चुका है और अब कानेगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कहता है, इंसानों को मारो और उन्हें खा जाओ। कानेगी अपने आप से कंट्रोल खोने लगता है और कानेगी किसी आधे घूल और आधे इंसान की तरह बन जाता है। और तभी उसे एक स्मेल आती है और वो सोचता है कि ये स्मेल तो मेरे मॉम के खाने की तरह है और कानेगी उस स्मेल का पीछा करते करते पागलों की तरह दौड़ने लगता है उस स्मेल की तरफ। लेकिन जैसे ही वो उस स्मेल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक घूल एक इंसान को खा रहा होता है और ये देखकर कानेगी बुरी तरीके से टूट जाता है और कहता है, मुझे एक मरे हुए इंसान की खुशबू मेरे मॉम के खाने जैसी लग रही है, ये क्या हो गया मुझे? और तभी वो घूल कहता है, तो अच्छा तुम भी एक घूल हो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से भूखा हूँ, लेकिन ये लो तुम भी खा सकते हो इसमें से। और तभी एक पीछे से बंदा आता है और वो उस घूल का सर उड़ा देता है और कहता है, ये मेरा इलाका है, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? और तभी वो बंदा कान की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, तुम्हारे पास एक आंख काकूगान की है, कितना अजीब है ये। और वो बंदा कानेगी को गले से पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? कानेगी कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस यहाँ पर टहल रहा था, मुझे छोड़ दो। और तभी पीछे से एक और घूल वहाँ पर आ जाती है और ये लड़की वही कैफे वाली लड़की है जिसे हमने पहले देखा था। इस घूल का नाम निशियो है और इस लड़की का नाम टोका है। और टोका निशियो से कहती है, ये तेरा इलाका कब से हो गया? ये रीज़ा का इलाका था। और तभी वो निशियो से कहता है, तुम फिर आ गई यहाँ पे, वो मर चुकी है, भूलो मत तुम। और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और टोका उस लाश के हाथ को उठाकर कहती है, क्या तुम्हें ये चाहिए?
कानेगी कहता है नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकता। और तभी तोका उसे पहचान लेती है कि ये तो वही है जो रीजे के साथ था। और वो उसे पूछती है, 1 मिनट तू बच कैसे गया, और तेरी आँख को क्या हुआ है, तेरी एक ही आँख क्यों काकूगान की है। कानेगी रोते हुए उससे कहता है, अगर मैंने इसे खा लिया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। और तभी टोका उससे कहती है, मर जाओगे वरना, तुम खाओ इसे चुपचाप। और इतना बोलकर टोका उस मांस के टुकड़े को कानेगी के मुंह में ठूस देती है जबरदस्त, और कानेगी वोमिट कर देता है। कानेगी कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैं किसी इंसान का मांस नहीं खा सकता, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं कोई राक्षस नहीं बनना चाहता। और टोका कानेगी को बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाती है। और तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा एक गोल है और ये उसी कैफे का मालिक है जिसमें लड़की काम करती है। और इस बंदे का नाम योशिमुरा है। ये बंदा काफी मस्त होता है और टोका से कहता है, चलो बस हो गया, इसे और तंग मत करो। और बोलता है, बच्चे लगता है तुम्हें इसने कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया है, यूं कमजोर की मदद करना हमारा फर्ज है। और योशिमुरा कानेगी को कहता है, बच्चे तुम मेरे पीछे आओ। और वह सभी लोग उसी कैफे में आ जाते हैं जिसमें कानेगी आया था पहले। और योशिमुरा कानेगी को एक कॉफी देता है। कानेगी योशिमुरा से कहता है, थैंक यू सर, लेकिन मैं ट्राई कर चुका हूँ, मैं कोई भी इंसानी चीज नहीं खा पा रहा हूँ, ये तो एक कॉफी है, देखना इसे पीते ही मुझे उल्टी आ जाएगी। और योशिमुरा कहता है, ट्राई तो करो। और उस बंदे के कहने पर कानेगी उस कॉफी को ट्राई करता है और एक ही बार में पूरी कॉफी पी जाता है बिना किसी दिक्कत के। और योशिमुरा उससे कहता है, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, इस कॉफी के अंदर हमने कुछ मिक्स किया है और इसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ कॉफी पी के तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती। और योशिमुरा कानेगी को एक इंसान के मांस का टुकड़ा दे देता है एक पैकेट के अंदर और उससे कहता है, हाँ बच्चे, अगर तुम्हें और चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना, तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत है। और कानेगी वहाँ से चला जाता है। और कानेगी के जाने के बाद टोका उस बूढ़े आदमी से पूछती है, सर आपने उसकी मदद क्यों की। और योशिमुरा कहता है, टोका तुम्हें याद है ना, वो जो हमने न्यूज देखी थी आज सुबह, वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी की मौत हो गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि कानेगी ही था और उसके अंदर रीजे के ऑर्गन को लगाया गया है। और ये सुनकर टोका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत ही जल्द हमारी तरह गोल बनने वाला है। लेकिन इस वक्त वो एक आधा इंसान और आधा गूल बन चुका है, न वो पूरी तरीके से गूल है और न ही वो पूरी तरीके से इंसान, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम कानेगी को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और उसे बहुत तेज भूख लगी होती है क्योंकि उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता। और रीजे की स्पिरिट उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती है लगातार और कहती है, अरे ट्राई तो करो, कितना टेस्टी है, एक बार ट्राई करो प्लीज, मेरे कहने पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद में आगे कानेगी उस मांस के टुकड़े को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है और वो उस पैकेट के टुकड़े को फेंक देता है जिसमें कि वो इंसान के मांस का टुकड़ा होता है। अब अगले दिन कानेगी अपने स्कूल पहुंच जाता है और वो नॉर्मली अपने क्लास की तरफ जा रहा होता है कि तभी हिडोशी उसे पीछे से पकड़ लेता है और कानेगी को कहता है, कहाँ था तू इतने दिन से, 3-4 दिन और ना आता तो मैं तो मर जाता अकेलेपन से, तुझे पता है मेरे क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा तेरे बिना, कहाँ था तू। और कानेगी उससे माफी मांगता है और कहता है, सॉरी हिडोशी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था दरअसल। और उसके बाद हम कानेगी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर बचपन में भी हिडोशी कानेगी को ठीक इसी तरह से बुलाया करता था और उसे पीछे से आकर थप्पड़ किया करता था। और अब प्रेजेंट में वापस हिडोशी कानेगी से कहता है, कानेगी तो ठीक तो है ना, खाना वाना नहीं खा रहा क्या, काफी कमजोर सा लग रहा है, क्या हो गया तुझे, और भाई तेरी आंखों को क्या हुआ। हिडोशी को पता है कि कानेगी बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसलिए वो उससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं उस एक्सीडेंट के बारे में और उससे नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उस ट्रॉमा से उभर सके। और अब इसके बाद वो दोनों चलते चलते हिडोशी के एक फ्रेंड के घर पर आ जाते हैं और तभी उसके फ्रेंड के कमरे से एक लड़की बाहर निकलती है और वो लड़की उन दोनों को देखकर वहां से भाग जाती है। और अब जैसे ही कानेगी उस लड़के को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही गुल है जिसने उस रात को देखा था। और वो कानेगी के पास आकर उससे कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कानेगी, मैं हूँ निशियो और मैं एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो औकात में रहना मेरे साथ। तो हिडोशी तुम्हें लास्ट ईयर का डाटा चाहिए था ना, 1 मिनट, शायद वो मेरे घर में है, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, वहीं पर ले लेना। कानेगी को ये सुनकर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वो सोचता है कि ये बंदा हिडोशी को कहीं कुछ न कर दे क्योंकि ये गोल है, इसलिए वो बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और निशियो कहता है, हाँ हाँ तुम भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो तीनों निशियो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि निशियो इंसानों से काफी ज्यादा घुल मिल चुका है। वो तीनों एक जगह पर बर्गर लेते हैं और हम देखते हैं कि निशियो बहुत आसानी से उस बर्गर को खा रहा होता है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती उस बर्गर को खाने में। और ये देखकर कानेगी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और तभी चलते चलते अचानक से निशियो हिडोशी पर एक जोरदार लात मारता है और उसे एक सुनसान जगह पर भेज देता है। और तभी वो कानेगी को पकड़ लेता है गर्दन से और कहता है, तेरी स्मेल बिल्कुल किसी फीमेल गोल की तरह है, तुम उसे खाने वाले थे ना अपने दोस्त को। और तभी कानेगी कहता है, नहीं तो मैं ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, हिडोशी मेरा दोस्त है, मैं उसे कभी नहीं खाऊंगा। और तभी निशियो कानेगी के पेट में अपना हाथ आर पार कर देता है और कहता है, भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, मैंने तुझे कहा था ना मैं तेरा सीनियर हूँ, औकात में रहो मेरे सामने। और हम देखते हैं कि निशियो ने हिडोशी के ऊपर अपनी टांग को रख देता है
और ये देखकर कानेगी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कानेगी अपना बैग लेकर निशियो की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। और निशियो कहता है ये कैसे मार रहा है भाई, तू लड़की है क्या पट से मारेगा मुझे। और वो कानेगी को एक जोरदार किक मारता है और उसे काफी दूर फेंक देता है। और फिर वो कानेगी को वापस से उठाकर कहता है तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। और फिर निशियो हिडोशी को मारने लगता है बहुत बुरी तरीके से और कहता है अभी तो गुड बाय, निशियो हेल में मिलेंगे दोबारा। और हमें कानेगी और हिडोशी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कानेगी हमेशा अकेला रहता था उसकी मॉम के डेथ के बाद और स्कूल में किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। और तभी एक दिन हिडोशी कानेगी को देखता है एक सनसेट की तरफ बैठा हुआ और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। कोई भी उससे बात नहीं करता, सिर्फ हिडोशी ही आया था उससे बात करने और उसका दोस्त बनने। और उसके बाद हिडोशी और कानेगी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और इस तरह प्रेजेंट में कानेगी कहता है मैं तुम्हें उसे नहीं मारने दूंगा, उसने मेरी लाइफ बदल दी, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। और तभी कानेगी का कागुने एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और कानेगी बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप में आ जाता है और निशियो की तरफ बढ़ता है। और कानेगी निशियो को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी रीजे का गोल उस पर हावी होना शुरू हो जाता है और तभी रीजे उससे कहती है ये कितना टेस्टी लग रहा है, इसे देखो, इसे देखकर तो मुझे भूख लगने लगी, हालांकि मैं मर चुकी हूँ लेकिन मुझे फिर भी भूख लग रही है इसे देखकर। और कानेगी देखो तो सही कितना टेस्टी है ये, खा जाओ, बहुत टेस्टी है ये। और कानेगी कहता है चुप करो, मैं उसे नहीं खाऊंगा, वो मेरा दोस्त है। और रीजे उससे कहती है एक ही मौका है तुम्हारे पास, खा जाओ इसे, बहुत टेस्टी है। और तभी कानेगी अनकॉन्शियस होने लगता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में, क्या मैं इसे खा जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये क्या कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं खा सकता, थोड़ा सा ही खा लेता हूँ। और वो हिडोशी को खाने के लिए जाता है उसकी तरफ। लेकिन तभी टोका वहाँ पर आ जाती है और कहती है तो हमारे जैसा ही होता जा रहा है तू, इतने भूखे हो क्या, तुम्हारी भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तुम तो अपने दोस्त को ही खाने चले। मैं सच बोल रही हूँ, खा जा, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे खाने के बाद तुझे ही फर्क पड़ेगा, तुझे बहुत ज्यादा गिल्ट होगा, तुम जी नहीं पाओगे इसे खाने के बाद। और तभी टोका भी अपना कागुने एक्टिवेट कर लेती है और वो कानेगी को हरा देती है। अब इसके बाद हम कानेगी को देखते हैं जो कि घर के अंदर होता है और तभी वो उठ जाता है और देखता है कि उसके मुंह के अंदर खून लगा हुआ है। और तभी योशिमुरा वहां पर आता है और उसे बताता है कि इसे यहाँ पर टोका लेकर आई है। कानेगी उससे हिडोशी के बारे में पूछता है और योशिमुरा उसे हिडोशी को दिखाता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है लेकिन वो जिंदा होता है। और कानेगी को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसने हिडोशी को नहीं खाया। कानेगी योशिमुरा से पूछता है कि जब वो सोकर उठा था तो उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, क्योंकि उसने अपने मुंह में खून को नोटिस किया। और योशिमुरा उससे बताता है तुम्हें पता है इसके बारे में बच्चे, किसी घूल की बस सिर्फ एक ही चीज से मिट सकती है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद तुम मर जाते भूख से, तुम अपने दोस्त को खा चुके होते अभी तक। और तभी कानेगी इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है अपने मन में ये मैं क्या बन चुका हूँ, मैं ना ही इंसान हूँ और ना मैं गूल हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर चेकअप कर रहा होता है और तभी एक बंदा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और कहता है आगे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया यामाओरी, याद है तुमने मेरे लिए एक हथियार बनाया था, मैं चाहता हूँ कि तुम वैसा ही हथियार मेरे लिए दोबारा बनाओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत और उसका बच्चा भी होता है जो कि उसी डॉक्टर की फैमिली होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हिडोशी उसी कैफे में जाता है और योशिमुरा ने कानेगी को जॉब पर रख लिया था। और हिडोशी को देखकर कानेगी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है हिडोशी तुम यहाँ पर कैसे? और हिडोशी उससे कहता है अरे हाँ कानेगी, मैं टोका को यहाँ पर थैंक करने आया था, इसने ही तो हमारी जान बचाई थी जब हमारा एक्सीडेंट हो गया था, भूल गए तुम? हम लोग काफी लकी थे जो हमारी जान बच गई। निशियो को भी ज्यादा चोट नहीं लगी और वो भी काफी जल्द ठीक होने वाला है। खैर तो चलो मैं चलता हूँ, मेरे क्लास के लिए लेट हो रहा है। और हिडोशी के जाने के बाद एक औरत और उसका बच्चा वहाँ पर आते हैं और ये वही औरत है जिसे हमने अभी देखा था। टोका उनका वेलकम करती है और इस औरत का नाम रियोको होता है और इस लड़की का नाम अनामी। और वो उससे पूछती है कि मैनेजर कहाँ पे है। टोको से बताती है वो अंदर है और वो औरत उस मैनेजर से मिलने चली जाती है। और दूसरी तरफ हम सीसीजी की एक मीटिंग को देखते हैं और तभी वहाँ एक आदमी कहता है तो ऑफिसर्स 11th वार्ड का स्टेटस लगता है, वो लोग मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं, बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है इस एरिया में, बहुत सारे गूलों को देखा गया है। और तभी एक आदमी हाथ उठाते हुए कहता है जी सर मैं हूँ एमोन, 3 महीने पहले एक घटना घटी थी जो कि आपको याद ही होगी, जब 13 वार्ड का एक गोल एक फीमेल घोल के साथ मिला था और उस जगह पर हमें एक हथियार मिला और यह हथियार कंक्रीट शील से बना हुआ है और हमें ये पता करना होगा कि ये किसने बनाया है और इससे क्या होता है। और वो ऑफिसर उससे कहता है ठीक है मैडोर एमोनो, आपको इस हथियार को इन्वेस्टिगेट करना है और पता करना है कि इससे क्या होता है और आज से आप लोग 21 वार्ड के इंचार्ज हो। अब इसके बाद हम कानेगी को देखते हैं और योशिमुरा कानेगी को इंसानी खाना खिलाना सिखा रहा होता है और उसे एक सैंडविच देता है। कानेगी उसकी एक बाइट लेता है पर कानेगी उसे खा नहीं पाता
और कहता है ये कैसा टेस्ट है इसका, कितना गंदा है। और योशिमुरा एक सैंडविच उठाता है और कानेकी से कहता है तुम्हें इसे खाना नहीं है, तुम्हें बस इसे चबाने की एक्टिंग करनी है। ये देखो बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि तुम्हें इसे सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम कर लोगे, ये बहुत ही आसान है। अब तुम एक काम करो और मिस्टर यूमो के पास जाओ और बाकी की जानकारी वो तुम्हें दे देंगे। अब इसके बाद कानेकी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और मिस्टर यूमो के साथ कहीं पर जाने लगता है। कानेकी मिस्टर यूमो से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मिस्टर यूमो उसे कोई भी जवाब नहीं देते और थोड़ी देर बाद ड्राइव करते करते एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। नीचे एक बहुत बड़ी खाई होती है और कानेकी उस खाई को देखने लगता है और तभी देखते देखते कानेकी उस खाई से नीचे गिर जाता है। लेकिन कानेकी अपने कागुने की हेल्प से अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। ये जो कागुने अभी खुला था ये अनकॉन्शियसली खुला था और जैसे ही वो नीचे जाता है तो उसे अपने सामने एक डेड बॉडी दिखाई देती है और उसे देखकर कानेकी बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। और कानेकी की आवाज सुनकर मिस्टर योमी भी वहाँ पर आ जाते हैं और योमो से बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मरते हैं, ये जगह एक सुसाइड पॉइंट है और इन्हीं लोगों को हमें यहाँ से लेकर जाना है। कानेकी कहता है 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप लोग जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनको खाते हो? और मिस्टर योमो बताते हैं हाँ बच्चे, चलो अब जल्दी इन्हें पैक करो, हमें इस डेड बॉडी को लेकर जाना है। इसके बाद हमें मैडो और एमन को दिखाया जाता है और तभी एक गोल मैडो पर अटैक कर देता है लेकिन मैडो उस गोल को बहुत ही आसानी से हरा देता है और उस गोल से पूछता है तुम्हें पता है ये क्या है? लेकिन वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे मारना मत, मेरी जान बख्श दो। लेकिन मैडो उस पर जरा भी रहम नहीं खाता और उसे मार देता है। अब अगले दिन हम कानेकी को देखते हैं और योशिमुरा कानेकी से कहता है कि उसके पास भी एक मास्क होना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे पुलिस ऑफिसर गोल को मारने के लिए इधर उधर इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। अब इसके बाद वो लोग एक मास्क शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे मास्क पड़े होते हैं। अब इसके बाद कानेकी एक कपड़ा हटाता है और देखता है कि वहाँ पर एक गोल बैठा हुआ है जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और तभी टोका उसे बताती है ये यूटा है और यही तुम्हारा मास्क बनाने वाला है। और तभी यूटा कानेकी को सूंघने लग जाता है और उससे कहता है तुम्हारी स्मेल थोड़ी अजीब है, 1 मिनट, तुम्हारी स्मेल तो मिस रीजे से मिलती है। और यूटा कानेकी का नाप लेने लगता है और नाप लेने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते कानेकी टोका से पूछता है कि हम गूल को ये मास्क पहनना क्यों पड़ता है? टोका कहती है अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं अभी तक डेड डॉग्स के बारे में? डेड डॉग्स मतलब गूल के इन्वेस्टिगेटर्स, हम कभी भी अपना असली चेहरा उन्हें नहीं दिखा सकते, इसलिए अगर हमारा सामना उनसे कभी भी हो गया तो हमें एक मास्क पहनना पड़ता है ताकि वो हमें पहचान न पाए। इसके बाद कानेकी नाओमी से मिलने के लिए जाता है वापस से उस कॉफी शॉप में, लेकिन तभी वो देखता है कि हानामी एक गोल को खा रही होती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से उसके कमरे में जाता है और उससे थोड़ी सी बात करता है कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम, और उसके पढ़ने लिखने में थोड़ी हेल्प भी करता है। अब इसके बाद वो नीचे आता है और अपना काम करने लगता है और तभी कैफे में एक आदमी घुसता है बहुत अजीब सा रेड कोट पहना हुआ और कहता है वाह क्या खुशबू है। और इस बंदे का नाम सुगियामा होता है और ये बंदा सीधा जाता है कानेकी के पास और कहता है अरे मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम यहाँ पे शायद नए आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? और कानेकी कहता है जी मेरा नाम कानेकी है। और फिर वो कानेकी को सूंघते हुए कहता है क्या खुशबू है। और तभी टोका उससे कहती है अरे क्या चाहिए तुझे, चला जा यहाँ से, काम करने दे हमें, ठीक है तो ये तो कोई काम है नहीं, चला जा यहाँ से। और जाते हुए वो बंदा कानेकी को एक ईविल स्माइल देता है और कहता है बहुत ही जल्द फिर से मुलाकात होगी कानेकी। और इस बंदे के जाने के बाद कानेकी टोका से पूछता है कि ये कौन था और टोका से बताती है कानेकी इससे दूर रहना, ये 21 वाट का एक बंदा है, बहुत ही खतरनाक है और इससे दूर रहना। अब अगले दिन टोका को हम स्कूल में देखते हैं और उसकी फ्रेंड उसे एक चिकन का मीट का टुकड़ा खिलाती है और टोका अपनी दोस्त को मना नहीं कर पाती और उस चिकन के टुकड़े को खा लेती है और उससे कहती है अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन तभी उसके जाने के बाद वो जाती है वॉशरूम में और वॉमिट कर रही होती है। अब इसके बाद हम सुगियामा और कानेकी को देखते हैं। सुगियामा उससे कहता है कानेकी मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हें पता है मुझे किताबों का बहुत शौक है। कानेकी कहता है अपने मन में ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, टोका ने तुम्हें बोला होगा मुझसे दूर रहने के लिए, चलो कोई बात नहीं, पर कानेकी सच बताओ मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों टोका मुझसे दुश्मनी रखती है। और इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। अब कानेकी वापस अपनी शॉप में आ जाता है। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर कानेकी मन में सोचता है ये आदमी तो बुरा मुझे नहीं लग रहा, ये बंदा ठीक है। इसके बाद कानेकी योमो के साथ जाता है कहीं पर और योमो से कहता है डेड डॉग्स 24 वार्ड में आ चुके हैं और इसीलिए अब तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा बच्चे। और फिर वो बंदा कानेकी के साथ हेड टू हेड कॉम्बैट करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद वो कहता है कानेकी तुम यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग दूंगा, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम बिल्कुल भी देरी मत करना। अब अगले दिन कानेकी सुगियामा से मिलता है एक रेस्टोरेंट में और हम सुगियामा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सुगियामा रीज़ा को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन रीज़ा कहती है मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तेरे साथ डेट पर जाऊं। और प्रेजेंट में ये बंदा बहुत ही ज्यादा परेशान होता है ये सब सोचकर।
और गुस्से में कॉफी कप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कानेगी के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। सुगियामा उससे रुमाल देता है और उसे कहता है, सॉरी कानेगी, मैंने गलती से कर दिया। क्या तुम रीजे की जगह पर जाना चाहोगे? वो यहाँ से पास में है। वो उसकी फेवरेट जगह थी। और फिर वो कानेगी का खून लगा हुआ रुमाल लेकर उससे कहता है, सॉरी कानेगी, मैं इसे साफ कर देता हूँ तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। और वॉशरूम में ये बंदा कानेगी के ब्लड के लगा हुआ रुमाल को सूंघ रहा होता है और कहता है, वाह क्या अरोमा है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम कानेगी को देखते हैं जो कि नहा रहा होता है वॉशरूम में। और तभी बाहर एक आदमी आकर उससे कहता है, सर आपके लिए कपड़े रेडी हैं, आपको इन्हें पहनना है। और कानेगी मस्त सूट बूट पहनकर एक जगह पर जाता है। और तभी अचानक से वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और कानेगी अपने आप एक एलिवेटर के जरिए ऊपर की तरफ जाने लगता है और अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं। और तभी एक आदमी कानेगी की तरफ देखते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा आज का डिश है और इसे लाए हैं मिस्टर एम। और तभी कानेगी देखता है कि वहाँ पर सुगियामा भी खड़ा होता है और उससे पूछता है कि मैंने आप पर भरोसा किया था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी सुगियामा अनाउंस करता है, मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ये एक हाफ ब्लड गूल है और इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही अच्छी है। और सुगियामा कानेगी का ब्लड लगा हुआ रुमाल नीचे फेंकता है उन लोगों की तरफ और वो सभी लोग उस रुमाल को सूंघ लेते हैं और कहते हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मैं इसे खाना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है, तो आज की हमारी डिश को तैयार करेंगे मिस्टर सोरो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है और वो आदमी कानेगी को काटने के लिए भागता है। उसके पीछे कानेगी अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से बचते हुए भाग रहा होता है और कहता है मन में, कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन वो हॉल चारों तरफ से बंद होता है और तभी सोरो कानेगी को बहुत जोर से लात मारता है, जिससे कानेगी बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर सोरो कानेगी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है और वो कानेगी को मारने ही वाला था कि तभी कानेगी का कागुना एक्टिवेट हो जाता है और उससे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे सोरो काफी दूर जाकर गिरता है और कानेगी को दोबारा मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। और वो कानेगी को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से सुगियामा वहाँ पर आ जाता है और वह सोरो को मार देता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को कहता है कि मुझे माफ करना, ये मेरा छोटा सा मजाक था। और तभी वो कानेगी को कहता है, सॉरी कानेगी, तुम कितने अच्छे हो, भला मैं तुमको दूसरों को कैसे खाने दूं। और तभी हम देखते हैं कि कानेगी को कोई पीछे से खींचने लगता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। और तभी सुगियामा वहाँ पर आता है और कानेगी कहता है, थैंक यू मिस्टर सुगियामा, आप यहाँ पर आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। सुगियामा कानेगी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। और तभी हम देखते हैं कि कानेगी एक सपना देख रहा होता है, ये सब कुछ एक सपना था। अब बस इसके बाद कानेगी तोगा के रूम में जाता है और तभी उसके कमरे में से मिस रियो बाहर आती है और वो तोगा से कहती है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। और कानेगी मिस रियो को हेलो कर अंदर आकर बैठ जाता है और तभी डोरबेल बजती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ रही है उसके घर पे। और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि कानेगी भी वहाँ पर होता है। और तभी तोगा डोर खोलती है और उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें, अचानक से यहाँ कैसे आ गई, क्या हाल है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है, हाँ मैं चेक करने आई थी कि तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आई हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी तोगा। और तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पीछे कानेगी को देख लेती है और उसे लगता है कि इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है। तोगा कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो मेरा भाई है। और उसकी बॉयफ्रेंड ये देखकर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, खा लेना। और वो तोगा को एक साइन देकर वहाँ से चली जाती है। और तोगा कहती है, इसे उसने बहुत ही प्यार से भेजा मेरे लिए, मैं इसे जरूर खाऊंगी। और कानेगी उससे कहता है, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन तोगा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे खाने लगती है। अब इसके बाद हम सुगियामा को देखते हैं जो कि कानेगी के ब्लड लगा हुआ रुमाल को सूंघ रहा होता है और कहता है, ये खुशबू कितनी अच्छी है। अब इसके बाद हम कानेगी को देखते हैं जो कि बाहर घूम रहा होता है और तभी वो देखता है कि कुछ लोग निशियो को पीट रहे होते हैं। और तभी कानेगी आगे आता है और कहता है, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा ही पीट रहे हो उसे। और तभी उसमें से एक आदमी आगे आता है और कहता है, लड़के तू उसका दोस्त है क्या, हम तो इसे अभी और मारने वाले हैं, चुपचाप निकल ले यहाँ से वरना तेरा भी यही हश्र होगा, तेरी हड्डी तक नहीं बचेगी, भाग ले यहाँ से। और इतना बोलकर वो कानेगी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी कानेगी कहता है अपने मन में, लगता है टाइम आ चुका है अपनी ट्रेनिंग को आजमाने का। और कानेगी उस आदमी को खींचकर एक मुक्का मारता है और वो मुक्का काम कर जाता है और कानेगी निशियो को उन गुंडों से छुड़ा लेता है और उसके घर की तरफ आ जाता है। निशियो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, इसीलिए वो उसे घर तक छोड़ने आया होता है। और तभी निशियो के कमरे में से एक लड़की निकलती है और कहती है, तुम्हारा यह हाल किसने किया। और निशियो बेहोश हो जाता है उसकी गोद में और वो लोग इसका इलाज करते हैं। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम उन दोनों को देखते हैं एक पार्क में बैठे हुए और कानेगी उससे पूछता है,
तुम तो एक इंसान हो ना, तो तुम निशियो जैसे गोल के साथ क्यों रह रही हो। और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि निशियो बहुत ही ज्यादा मुझसे प्यार करता है और मुझे पता है कि वो मुझे कभी नहीं धोखा देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई गोल है। फिर कानिकी कहता है, लेकिन उसे इंसानी मांस तो खाना ही पड़ेगा ना, मैं क्या करूं, मुझे उसकी हेल्प करनी है, लेकिन मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। और कानिकी उससे कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है पर उसकी भूख सिर्फ इंसानी मांस से मिट सकती है। और कानिकी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। अब इसके बाद वो लड़की एक ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकलती है कुछ सामान लेकर, और वो अपने मन में कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कानिकी पर, वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। और तभी पीछे से सुगियामा वहाँ पर आकर उसे किडनैप कर लेता है और कहता है, सुंदरी अगर मेरा आप एक काम कर देंगी तो मुझे बहुत खुशी होती। और कानिकी भी अपने घर पहुंच चुका था और देखता है कि वहाँ पर एक लेटर पड़ा होता है और उसके ऊपर एक रोज भी पड़ा था। और कानिकी उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगता है और उस पर लिखा था, प्यारे कानिकी, जिस लड़की से तुम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो हमारा डिनर होगी, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा सुगियामा। और कानिकी समझ जाता है कि इस बंदे ने उस लड़के को किडनैप कर लिया है। और तभी निशियो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, कानिकी मेरी बंदी अभी तक घर नहीं आई, तुम उसके साथ थे ना वहाँ पर, कहाँ है वो। और तभी कानिकी निशियो को उस लेटर को दिखाता है और निशियो कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बंदी को किडनैप किया, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कानिकी उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, वो मेरे पीछे है ना, कोई बात नहीं है, मैं उसे लेकर आता हूँ। और निशियो कहता है, कानिकी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने मेरी बंदी को किडनैप किया है। और अब इसके बाद वो दोनों सुगियामा के पास जाते हैं। सुगियामा कहता है, निशियो मैंने तुम्हें तो इनवाइट नहीं किया था, तो तुम यहाँ पर कैसे हो। निशियो कहता है, उसे जाने दो, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। सुगियामा कहता है, मेरे दोस्त, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, अब तो मैंने डिश भी रेडी कर ली है, अब नहीं छोड़ सकता उसे, सॉरी। और कानिकी तुम जितना चाहो उतना मीट खा सकते हो उसका, और उसके बाद मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। और तभी सुगियामा निशियो पर एक जोरदार पंच मारता है, उससे वो दूर जाकर गिरता है और कानिकी भी बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और तभी तोका वहाँ पर आ जाती है और सुगियामा को एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से उसकी आंख में से खून निकलने लगता है और सुगियामा और टोका के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी कानिकी और टोका उस पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन सुगियामा उनके वार को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और कानिकी का हाथ तोड़ देता है और कहता है, कानिकी क्यों ना एक सैंपल हो जाए। और वो कानिकी के पेट में अपना हाथ घुसा देता है और उसके ब्लड को टेस्ट करता है और कहता है, वाह ये तो बहुत लाजवाब है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा टेस्टी निकला, बहुत बढ़िया। और तभी टोका और निशियो भी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो निशियो के पेट में भी अपना कंगूना आर पार कर देता है। और अब कानिकी टोका से कहता है, टोका मेरे पास एक प्लान है। कानिकी टोका को अपना थोड़ा सा मांस खाने देता है, टोका बाइट करती है और ये देखकर सुगियामा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब कानिकी को खाने की वजह से उसका कंगूना एक्टिवेट हो जाता है। और टोका कहती है, कानिकी कोई खाने की चीज नहीं है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ तुम्हारा है। और हम देखते हैं कि टोका का कंगूना जो बहुत ही ज्यादा बैडैस दिख रहा था, इतना मस्त लग रहा है और अब उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि तोका सुगियामा पर भारी पड़ रही होती है और ये देखकर कानिकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तोका उस बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देती है और वो निशियो के पास भागने लगता है उसका मांस खाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा पाता, निशियो उसकी टाई को पकड़ लेती है और इस मौके का फायदा उठाकर टोका उस पर एक हमला करती है और उसकी वजह से उसका एक बाजू ही काट देती है। और सुगियामा किसी पागल की तरह हंसते हुए कहता है, कानिकी चलो मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ, इसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, कानिकी सिर्फ एक बाइट प्लीज। लेकिन इससे पहले कि वो कानिकी के पास पहुंच पाता तो वो उसको मार देती है। अब इसके बाद निशियो अपनी बंदी के पास जाता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तभी तोका पीछे से आती है और उससे कहती है, निशियो पीछे हट जाओ, मुझे इसे मारना होगा, ये लड़की तुम्हें और कानिकी को जानती है, ये हमारे लिए खतरा बन सकती है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे इसे मारना होगा। और तभी पीछे से कानिकी आकर कहता है, नहीं नहीं तोका, एक बात बताओ, अगर ये होती तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो क्या तब भी तुम इसे मार देती। तभी तोका कहती है कि तुम चुप करो, मुझे ये सब नहीं सुनना, मैं बस इन चीजों से अब निकलना चाहती हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और तोका उस पर हमला कर देती है, लेकिन निशियो उसके सभी के सभी वार को अपने ऊपर ले लेता है और उसकी जान बचा लेता है और नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़की तोका से कहती है, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। और तभी वो लड़की तोका वहाँ से भाग जाती है और एक छत के ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है अपने मन में, खूबसूरत, पर किस नजरिए से मैं उसे सुंदर लगती हूँ। अब इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है, वो हनामी के फादर के पास आता है और उसे वही हथियार दे देता है जिसे बनाने का उसने ऑर्डर दिया था। स्टार्टिंग में उससे कहता है, बहुत बढ़िया हथियार बनाया तुमने, और इतना बोलकर वो जेसन पर हमला कर देता है। इसके बाद हम रियोको को देखते हैं। रियोको उससे कहती है, अनामी के फादर को 31वें वार्ड में गलत काम करते हुए पकड़ लिया गया, तब से उन्होंने सभी के सभी गलत काम करने छोड़ दिए हैं। और दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं और तभी मैडो और एमोन भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वो जेसन को देख लेते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये भी यहीं पर है।
चलो आज इसे भी मार के आते हैं। अब इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी जेसन उन्हें कहता है लड़ाई तो अच्छी कर लेते हो तुम लोग, पर मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 2 मिनट के लिए और खेल सकता हूँ। और तभी मैडो और जेसन के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जेसन अपने कागुना की हेल्प से उसके हथियार को तोड़ देता है और तभी उनसे कहता है चलो 2 मिनट हो गए, मैं चलता हूँ, गुड बाय। और तभी मैडो और एमोन हनामी के फादर के पास आते हैं और तभी हनामी के फादर अपना कांगुना रिलीज करते हैं और मैडो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैडो उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा देता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद हम रियोको और हनामी को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर पर एक बुक लेने आए हुए थे और तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों बात करते करते आगे तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी रियोको कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को देख लेती है जो कि उन्हें ही ढूंढ रहे थे और तभी वो हनामी को कहती है चलो हनामी हमें घर चलना होगा। और तभी चलते चलते हनामी बीच में ही रुक जाती है और कुछ स्मेल करती है और कहती है मम्मा ये तो पापा की स्मेल है, इसका मतलब पापा आसपास ही हैं। और हनामी नादानी में पीछा करने लगती है उस स्मेल का और भागते भागते एक गली में पहुंच जाती है जहां पर एमोन और मैडो खड़े होते हैं उनके सामने। और तभी रियो को अपने कागुना की हेल्प से हनामी को कवर कर लेती है और उसे कहती है बेटा यहाँ से भाग जाओ। हनामी कहती है लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। रियोको उससे कहती है अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, प्लीज बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, मैं बस इन्हें मार के जल्दी ही तुम्हारे पास आती हूँ। और हनामी वहाँ से भागने लगती है रोते रोते और कानेकी बोल रही होती है। और तभी कानेकी भी उसी गली से गुजर रहा होता है जहाँ से हनामी भाग रही होती है और तभी कानेकी की नज़र हनामी पर पड़ती है और वो जल्दी से उसकी तरफ भागता है कि क्या हो गया, ये ऐसे क्यों भाग रही है। और तभी वो हनामी से पूछता है हनामी क्या हुआ तुम्हें, और हनामी उससे सभी की सभी बात बताती है और कानेकी उसको लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर वो दोनों रियोको से फाइट कर रहे होते हैं। और वो देखता है कि मैडो रियोको को मारने वाला होता है और कानेकी कुछ नहीं कर पाता और वो हनामी को पकड़कर दीवार के पीछे छुपा होता है और वो मिस रियोको को मार देता है। और कानेकी बोलता है अपने मन में मैं इसकी आंखें बंद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं एक जगह पर बैठे हुए और तभी टोका वहां पर आती है और योशिमुरा टोका को बताता है इन्वेस्टिगेटर्स ने रियोको को मार दिया है। और इस सुनकर टोकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और गुस्से में एक पंच मारती है दीवार पर और उनसे पूछती है शिट क्या हनामी ठीक है। और योशिमुरा उसे बताता है कि उसने एक कमरे में उसे सुला दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। और तभी टोका कहती है अगर हम लोग उनके खिलाफ कुछ कदम क्यों नहीं उठाते, लेकिन योशिमुरा कहता है नहीं हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हम सबकी सुरक्षा के लिए यही कदम सही रहेगा कि हम कोई एक्शन न लें। और तभी टोका गुस्से में आती है और कहती है हमने हमारी एक साथी को खो दिया है और आप कह रहे हो कि हम चुपचाप यहाँ पर बैठे रहें, मैं नहीं रहने वाली चुपचाप, मैं उनसे बदला लूंगी। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और कानेकी कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर मेरी जगह वहाँ पर टोका होती तो वो जरूर कुछ न कुछ कर पाती। अब इसके बाद हम 2 इन्वेस्टिगेटर्स को देखते हैं जो कि बाहर घूम रहे होते हैं और कहते हैं ऐसे घूमना चाहिए यार, हमें थोड़ी देर तक मजा आता है, हम लोग तो घूमते नहीं है, पूरे दिन बस काम में लगे रहते हैं। और तभी अचानक से कोई बंदा उनके मुंह को चीरता हुआ आगे जाता है और वो उसे मार देता है। और तभी एमोन वहां पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा एक मास्क पहना हुआ था, उसने एक रैबिट का मास्क पहना होता है जिसने उन दोनों पर हमला किया था। और फिर वो एमोन पर भी हमला कर देता है और वो एमोन को मारने ही वाला होता है कि तभी मैडो वहां पर आ जाता है और वो एमोन को डांटते हुए कहता है बच्चे तुम्हें अपने कागुना को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, खैर तुम थोड़ी सांस लो, तब तक मैं इसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। और मैडो उस पर हमला कर देता है लेकिन वो रैबिट मास्क पहला वाला बंदा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उस मास्क के पीछे टोका होती है और कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और टोका अपने कागुने से उस पर हमला कर देती है लेकिन मैडो उससे बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर देता है और फिर वो टोका पर हमला करता है और टोका बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है उसकी तरफ, लेकिन मैडो अपने हथियार से उसको घायल कर देता है और टोका बड़ी मुश्किल से बचते हुए वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद हम कानेकी को देखते हैं और उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी वहां पर जाकर देखता है तो टोका बहुत ही घायल होती है और कानेकी उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम्हें ये किसने किया। और तभी योशिमुरा वहां पर आ जाता है और टोका से कहता है तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी और उनसे अकेले ही लड़ने चली गई, अब तुम मरो या जियो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है टोका, अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। और ये सुनकर टोका वहां से चली जाती है और तभी कानेकी योशिमुरा से कहता है सर मुझे पता है आप बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन आपके पास इतना एक्सपीरियंस तो है ना कि आप ये सब कुछ ठीक कर सकते हो, आप कुछ करते ही नहीं लेकिन बस चुपचाप खड़े रहते हो और सबको चुप रहने का ऑर्डर देते हो। मैं इस वक्त पर आपकी तरह हार नहीं मान सकता, इसलिए सर अभी इस वक्त जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा और मैं टोका की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। और कानेकी वहां से चला जाता है गुस्सा होकर
और कानेगी जाता है टोका के पास और उससे कहता है मैं तुम्हारी पट्टी कर दूं। और टोका नखरे दिखाती हुई बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है। कानेगी बोलता है तुम्हें ऐसे अकेले जाने की जरूरत ही क्या थी। और तभी टोका कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी मौत हो जाती, लेकिन हनामी और योको तो बेकसूर थे, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था, उन्होंने ऐसा क्या किया था। और ये सुनकर कानेगी कहता है टोका मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ प्लीज। और इसके बाद हम उन दोनों को एक ब्रिज के नीचे देखते हैं और कानेगी पूछता है तो टोका हम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी टोका उससे कहती है तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ना तो चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो। और तभी मैडो को एक औरत का कॉल आता है और वह औरत उसे 745 जो कि हनामी का नंबर होता है उसका एड्रेस बता रही होती है। और मैडो उस एड्रेस को नोट कर लेता है अपनी डायरी में। कानेगी यूटा के पास आता है और उसे एक मास्क देता है जो कि यूटा ने कानेगी के लिए बनाया था। और कानेगी कहता है अपने मन में मैं बदलूंगा अपने आप को और हमारी दुनिया को। इसके बाद हम एमोन और मैडो को देखते हैं और तभी एमोन देखता है कि मैडो के हाथ में एक सूटकेस होता है और उसे देखकर वो पूछता है कि सर इसमें क्या है। और मैडो से कहता है कि बच्चे तुम्हारे लिए कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होगा। और दूसरी तरफ हम कानेगी और टोका को देखते हैं जो अलग होकर हनामी को ढूंढने लगते हैं। और तभी हम हनामी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की स्मेल करते करते एक ब्रिज के नीचे आ जाती है। और तभी उसे वहां पर एक बैग दिखाई देता है और उसके पास जाकर वो देखती है कि उस बैग में उसकी मॉम की डेड बॉडी होती है। और उसे देखकर हनामी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कानेगी उसकी आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी वो देखता है कि टोका हनामी के पास पहले पहुंच चुकी है और हनामी से कहती है हनामी हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर खतरा है। लेकिन हनामी कहती है नहीं मैं मॉम के बिना नहीं जाऊंगी, मुझे बस यहीं पर छोड़ दो जहाँ पर मेरी मॉम है, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। टोका कहती है वैसे इस बैग में है क्या। और हनामी कहती है इस बैग में मेरी मॉम है, मुझे बस इनके पास रहना है, प्लीज मुझे इनसे अलग मत करो। और दूसरी तरफ एमोन कानेगी से कहता है तो अच्छा तुमने भी एक मास्क पहना हुआ है, लगता है तुम उस रैबिट मास्क वाले के कोई दोस्त वगैरह हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से दुम दबाकर भाग जाओ वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन कानेगी कहता है नहीं मैं नहीं तुम्हें आगे जाने दूंगा, अगर दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। और तभी कानेगी एमोन की तरफ भागता है उसे मारने के लिए, लेकिन एमोन कानेगी को उठाकर पटक देता है और कहता है कि तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। और तभी कानेगी अपने मन में कहता है नहीं मैं इस आदमी को नहीं आगे जाने दे सकता, सामने हनामी है, मैं उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता, मुझे हनामी को किसी भी हालत में बचाना है। और तभी कानेगी दोबारा से उठ जाता है और एमोन उससे कहता है अच्छा तो तुम असली वाली लड़ाई लड़ना चाहते हो तो फिर ठीक है। और एमोन अपना हथियार निकाल देता है और कानेगी उस पर हमला करता है, लेकिन कानेगी उसके एक अटैक को डॉज कर देता है। और दूसरी तरफ मैडो भी वहाँ पर आ जाता है टोका और हनामी के पास और उनसे कहता है तुम्हें मेरा तोहफा कैसा लगा, शायद तुम भी अपनी मॉम के पास जाना चाहती हो, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और ये सुनकर टोका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टोका अपना कंगुना को एक्टिवेट कर लेती है और उससे कहती है मुझे समझ नहीं आता तुम इंसान हो या गूल हो, इंसान की शक्ल में तो तुम भी गूल लगते हो, क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। और तभी मैडो हनामी के फादर से बनाया हुआ वो हथियार बाहर निकाल देता है और टोका पर वार कर देता है, लेकिन टोका उसके सभी के सभी अटैक्स को डॉज कर देती है। और दूसरी तरफ एमोन कानेगी से कहता है मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, जैसा तुम मासूम लोगों को मारते हो और उन्हें खा जाते हो, तुम ये कभी नहीं सोचते कि उनके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी और इसीलिए तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ टोका मेडो से कहती है तुम पत्थर दिल हो एक नंबर के, क्या तुम्हें पता भी है अपने को खोने का डर क्या होता है, कैसा लगता है जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाए। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मिस रियोको को मार दिया, क्या तुमने कभी इतना भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद इस बच्ची का क्या होगा। और दूसरी तरफ एमोन कानेगी को जमीन पर पटक देता है, कानेगी को बोलता है तुम्हें पता है उस रैबिट ने मेरे एक इन्वेस्टिगेटर दोस्त को मार दिया, उसे क्यों मारा गया, क्योंकि वह इन्वेस्टिगेटर था, इसीलिए इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। और दूसरी तरफ टोका मैडो पर हमला कर देती है, लेकिन मैडो एक दूसरा हथियार निकाल लेता है और टोका को दूर फेंक देता है और हनामी से कहता है क्या तुम जानती हो क्या ये क्या है, ये तुम्हारी मॉम है, ये हथियार तुम्हारी मॉम से बना है। और टोका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मैडो पर हमला कर देती है। और इधर कानेगी कहता है तुम्हारी बात सच है, हम गोल कभी कभी राक्षस जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन हनामी का पूरा परिवार ही छीन ले गया, हम गोल को भी दर्द होता है जैसा कि इंसानों को होता है। और कानेगी उठकर उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कुछ गोल्स बुरे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हैं, हमें एक दूसरे के साथ ऑपरेट करके जीना चाहिए। और सिर्फ गूल ही गलत नहीं होते, इंसान भी गलत होते हैं। और दूसरी तरफ मैडो टोका के पेट में अपने हथियार घुसा देता है, तो अब वक्त आ चुका है उसे बाहर लाने का। और फिर कानेगी एमोन की तरफ बढ़ता है एक इविल इंटेंशन से और उसके शोल्डर पर बाइट कर देता है, जिसकी वजह से कानेगी का कंगुना एक्टिवेट हो जाता है और इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और एंड में कानेगी एमोन का हथियार तोड़ देता है और कानेगी उससे कहता है
प्लीज आप यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अपना कॉन्शियसनेस खो रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी जान लूँ। प्लीज यहाँ से भाग जाइए। और एमॉन कहता है नहीं, मैं किसी घोल से नहीं भाग सकता। और कानेगी ना चाहते हुए भी एमॉन पर वार कर देता है और कहता है सर प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। और दूसरी तरफ हम हनामी को देखते हैं और हनामी कहती है मेरी बहन को परेशान करना बंद कीजिए। और इतना कहते ही उसका कंगना भी एक्टिवेट हो जाता है और हनामी मैडो पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। और टोका हनामी को मैडो को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन हनामी उसे बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे नहीं मारना इसे, मुझे कोई बदला नहीं लेना। लेकिन टोका उससे कहती है हनामी, इसने तुम्हारी मॉम को मारा है, इससे बदला लो। लेकिन हनामी कहती है नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना, बस मुझे उनके पास जाना है। और तभी मैडो दोबारा से उठ के हनामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टोका अपने कंगना से उसे खत्म कर देती है और बस सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब उस इंसिडेंट के होने के कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। सभी लोग उस घटना से उभरने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग पूरी तरीके से इस चीज को भुला नहीं पाते, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। और हम टोका और निशियो को लड़ते हुए देखते हैं। और दूसरी तरफ एमॉन अपने मास्टर मैडो को श्रद्धांजलि देने आया होता है ग्रेवयार्ड में और मैडो से कहता है सर, आपको जिसने मारा था मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो बस दोस्तों, इस सीरीज का पहला सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।